महाराष्ट्र से आज की 4 ब्रेकिंग न्यूज अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहली बड़ी खबर, 40 एमएलएस के साथ अजीत पवार की बगावत। दूसरी खबर, शिंदे सरकार में अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया। तीसरी खबर, अजीत पवार एनसीपी पर दावा ठोक सकते हैं, यानी पूरी पार्टी उनकी, शरद पवार की नहीं, ये भी हो सकता है, मुमकिन है। चौथी खबर, प्रफुल्ल पटेल शरद पवार के खासम खास, उन्होंने भी कर दी है बगावत, अजीत पवार के साथ आ गए हैं और प्रफुल्ल पटेल को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। संदीप सोनवलकर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, महाराष्ट्र की सियासत पर बड़ी बारीक नजर रखते हैं। संदीप, किस तरह से आप इस पूरे डेवलपमेंट को देखते हैं? 2024 से पहले ये तो बड़ा खेला कर दिया बीजेपी ने। निश्चित तौर पर बीजेपी ने दो चीजें एक साथ की हैं। एक तरफ शिवसेना को जहां समाप्त करने की दिशा में पहला कदम उठाया गया था, दूसरी तरफ एनसीपी को तोड़कर महाराष्ट्र में विपक्ष को हिला दिया है, जो लगातार एमबीए यानी तीसरी अघाड़ी की बात हो रही। तो ये कहा जा रहा था कि एक तरीके से जो फॉर्मेडेबल अलायंस बन सकता है उसको झटका दिया है, शरद पवार जैसे चाणक्य को झटका दिया है। इसका परिणाम दो साफ तौर पर देख सकते हैं हम आने वाले समय में। पहला तो ये कि अजीत पवार एक बड़े मजबूत नेता के तौर पर उभरेंगे एनसीपी, और एनसीपी पर वो धीरे धीरे कब्जा करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये होगा कि अब सरकार में बहुत बड़ा बदलाव होगा। शिंदे पर जो लगातार से बीजेपी की एक तरीके से गए कि बीजेपी की निर्भरता थी एकनाथ शिंदे पर, वो कम होगी, तो बीजेपी इस सरकार को अपनी तरह से बनाएगी। दूसरा जो दिख रहा है, जो संभावना ही है कि एक साथ 2 डीसीएम लंबे समय तक महाराष्ट्र में नहीं रहेंगे, और हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली की राजनीति में यहाँ से चले जाएं, जिसकी चर्चा लगातार यहाँ महाराष्ट्र में हो रही है। और तीसरी बात, स्पीकर को असल में फैसला करना है, जिनके दिन पूरे हो रहे हैं ये, उन्हें फैसला करने का। कि जो 16 विधायकों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, यदि उस अपने फैसले में वो उन 16 विधायकों को फिलहाल निलंबित कर देते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, तब क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा? एकनाथ शिंदे को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है समीर चौगावकर जी, इस पर आपको जोड़ना चाह रहे हैं। एकनाथ शिंदे को अब उतनी तवज्जो क्या देगी बीजेपी? देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है। एकनाथ शिंदे भी 40 विधायकों के साथ अलग हो गए थे और अजीत पवार भी 40 विधायकों के साथ अलग हो गए। लेकिन एक बात देखना जरूरी है कि देखिए, एकनाथ शिंदे भी मराठा है और अजीत पवार भी मराठा है, और दोनों के बीच मराठा वर्चस्व को लेकर राजनीति जरूर होगी। भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया था मराठा पृष्ठभूमि के कारण, मराठा वोट बैंक के कारण। अब ये देखना होगा कि दोनों चाहेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो मराठा बड़ा वोट बैंक है, 35% के करीब महाराष्ट्र में मराठा वोट बैंक है, और जो भारतीय जनता पार्टी के पास कभी बहुत मजबूती से नहीं रहा, वो हमेशा कांग्रेस के था और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ मराठा वोट बैंक जुड़ा रहा है। देवेंद्र फडणवीस मराठी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद मराठा वोट बैंक राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ था, और इसीलिए मराठा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को मिले, इसीलिए एकनाथ शिंदे को लाया गया और मुख्यमंत्री बनाया गया है मराठा को। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मराठाओं की जो लड़ाई महाराष्ट्र में होती है राजनीति की, ये बहुत अहम बात सर आप कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के बीच कैसे इस लड़ाई को बीजेपी साधती है, ये तो और किसके साथ जाती है। आगे भविष्य की बात होगी कि एकनाथ शिंदे को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी या अजीत पवार को मराठा वोट बैंक को देखते हुए। लेकिन पंकज, जरा ये भी बताइए कि बीजेपी के लिए अजीत पवार का आना कितनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा सकता है, और इसका क्रेडिट क्या फडणवीस को जाता है? जी हाँ, बिल्कुल फडणवीस को तो इसका क्रेडिट जाता है, और इसको देखिए बड़े राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। शरद पवार का अपना राजनीतिक कद, विपक्षी पार्टियों को जोड़ने की एक कवायद चल रही थी, उसके बाद जिस तरीके से फूट हो गई है राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले के यहाँ, और जैसा कह रहे थे हमारे साथी संदीप, एक बड़ी बात कही उन्होंने कि बैलेंसिंग एक्ट अब महाराष्ट्र में अगर किसी के पास होगा तो बीजेपी के पास होगा। एक तरफ एकनाथ शिंदे होंगे, जो 40 विधायक 9 मंत्री उनके हो गए, यहाँ भी अजीत पवार के साथ 40 विधायक 9 मंत्री उनके भी हो गए, और पूरा महाराष्ट्र का जो एक चिंता थी बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के पास कि महाराष्ट्र में लोकसभा का चुनाव कैसे लड़े, तो एक बड़ा सामाजिक समीकरण भी उनके साथ आ गया है। तो बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है राष्ट्रीय अस्मिता से लेकर महाराष्ट्र की अस्मिता तक। लेकिन उद्धव ठाकरे की तरफ से बार बार समीर चौगावकर जी बात की जाती है सहानुभूति की लहर की, जिसे वो अपने पक्ष में बताने की कोशिश करते हैं। वही क्या अब शरद पवार की तरफ से भी कोशिशें होंगी, और क्या वाकई इससे कुछ बदल पाएंगे ये दोनों दल? देखिए, अजीत पवार भले ही 40 विधायक लेके चले गए, लेकिन अगर शरद पवार साथ में नहीं आते, अजीत पवार पार्टी तोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपने पास ले लेते हैं, और शरद पवार का अगले लोकसभा चुनाव और उसके बाद होने वाले अक्टूबर में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव तक अगर अजीत पवार का विरोध करते हैं, तो मुझे लग रहा है अजीत पवार उनके विधायकों के लिए पश्चिम महाराष्ट्र से जीतना बहुत आसान नहीं होगा। शरद पवार भले ही 80 साल के हो गए हो, भले ही पार्टी चले जाए, लेकिन लोगों के, मराठा लोगों में और महाराष्ट्र के लोगों में शरद पवार की एक बड़ी ताकत है। तो ऐसे में शरद पवार के विरोध के बाद
क्या ये सारे विधायक अपने क्षेत्र में जीत कर आते हैं कि नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर शरद पवार इनके साथ नहीं रहे, लगातार विरोध करते ये रहे, बात जो आप तो शरद बहुत पवार के लिए आसान कह नहीं रहे होगा हैं, यही जीतना। बात तो ठाकरे परिवार के लिए भी कही जाती थी। बिल्कुल, अभी चुनाव कहाँ हुए, अभी विधायक टूट कर आए ना, अभी इनको चुनाव लड़ना पड़ेगा। हाँ। अभी तो शिवसेना चले गई एक के शिंदे के साथ, तो असली परीक्षा लेकिन वहाँ होगी। असली परीक्षण तो अब जनता के बीच चुनाव के समय होगा। और आप देखिए ना, अभी पिछले 2 महीने पहले कस्बा पेट का विधानसभा चुनाव हुआ था, वो 25 साल से बीजेपी के पास सीट थी, तीनों दल मिलकर लड़े तो कांग्रेस वहां से चुनाव जीत गई, बीजेपी वो सीट हार गई है कस्बा पेट ठीक विधानसभा। है, समीर जी लौट रहे हैं आपके पास। देखिए राजीव मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। राजीव, अब आगे क्या? शपथ कार्यक्रम तो संपन्न हुआ, कई मंत्रियों से और कई विधायकों से आपने बातचीत भी की, अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी जानकारी मिल रही है जो कि अजीत पवार करने वाले हैं, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए जो सह्याद्री गेस्ट हाउस है राजभवन से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है, वहीं पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें अजीत पवार रहेंगे और सरकार में यानी कि शिंदे फडणवीस सरकार की तरफ से भी इसमें कुछ लोग रहेंगे। हालांकि कौन कौन रहेगा नाम क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब हमने लोगों से बात की तो उनका कहना था कि सह्याद्री गेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें अजीत पवार रहेंगे, उनके साथी विधायक रहेंगे, इसके अलावा शिंदे और फडणवीस सरकार यानी कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे ग्रुप के लोग भी रह सकते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिर में हुआ क्या, क्यों उन्होंने शरद पवार का साथ छोड़ा, वो अपनी बातें रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जिस तरह से पहले ही बताया था कि सांसदों का भी सांसद भी शरद पवार का साथ छोड़ सकता है, तो आपको एक नाम और बता दें, अमोल कोले जो कि लोकसभा के सांसद हैं, वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह में गवर्नर हाउस में मौजूद थे। यानी कि अमोल कोल्हे भी जो कि लोकसभा से एनसीपी के सांसद हैं, वो भी अजीत पवार के साथ है। तो आने वाले दिनों में कुछ और सांसद भी शरद पवार का साथ छोड़ सकते हैं। ऐसे में शरद पवार के लिए पार्टी का अस्तित्व बचाए रखना बहुत मुश्किल होगा और असली एनसीपी को लेकर भी जो मुद्दा है आने वाले दिनों में कोर्ट कचहरी या फिर चुनाव आयोग तक जा सकता है। बिल्कुल, राजीव हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी और समीर चौगांवकर जी। लेकिन 2024 के मद्देनजर अगर बात की जाए, लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बात की जाए, तो विपक्षी एकता एक तरफ दिखाने की कोशिश और दूसरी तरफ ये पैंतरा, कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मुझसे पूछा है क्या? जी जी बिल्कुल। देखिए, मुझे लग रहा है निश्चित रूप से आज जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के अंदर जो बड़ी बगावत हुई अजीत पवार के नेतृत्व में, तो निश्चित रूप से अब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे गुट और अजीत पवार के गुट निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में मजबूत होगा। और मुझे लग रहा है कि लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस, महाराष्ट्र कांग्रेस में भी बड़ी एक टूट हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस की जो स्थिति है फिलहाल वहाँ पर संगठन के लिए पे बहुत कमजोर है। और नाना पटोले और जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं वहाँ पर, उनके बाला साहब थोरात, उनके बीच बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है और एक दूसरे के खिलाफ लगातार ताल ठोकते रहे। तो मुझे लग रहा है आने वाले समय में हमें महाराष्ट्र कांग्रेस में भी टूट देखने को मिल सकती है। लेकिन ये तय है कि जो महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटें, उसमें से बहुसंख्यक सीटें अब बेसिकली भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे लोग चुनाव जीतेंगे और अब आने वाला समय इनके लिए बहुत मुश्किल है। संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, अगर यही हालत रही तो फिर महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरेगी। शिवसेना का क्या हाल हुआ ये हमने देख लिया, एनसीपी का क्या हाल हो रहा है ये भी हमने देख लिया, और यहाँ पर चर्चा तो ऐसी भी है जो समीर जी कर रहे हैं कि कांग्रेस में भी आगे ऐसा होने की संभावना है। देखिए, निश्चित तौर पे क्योंकि जो एमडीए बनाने की कोशिश हो रही थी, लगातार ये संदेश दिया जा रहा था कि तीनों विपक्षी दल एक साथ हैं और साथ में लड़ेंगे, वो तो निश्चित तौर पे टूटा है। लेकिन मैं इसको राजनीति के दूसरे नजरिए से देखता हूँ, वो ये अब कांग्रेस को फायदा होगा, क्योंकि कांग्रेस का जो स्पेस है एनसीपी ने जो लगातार लेके रखा था, वो कांग्रेस को फायदा होगा। कांग्रेस और शिवसेना की युति होगी, दोनों लड़ेंगे। सत्ता में निश्चित तौर पर नहीं आने की संभावना है, बीजेपी को फायदा होगा, बीजेपी लोकसभा की ज्यादा सीटें जीतेगी। लेकिन राजनीतिक तौर पर कांग्रेस को विपक्ष के तौर पर एक जो जमीन लंबे समय से यहाँ एनसीपी ने हत्या के रखी थी, वो अब कांग्रेस को होगी। बहुत सारे एनसीपी के नेता जो शायद न जाना चाहें इस गठबंधन में, वो अब कांग्रेस में वापस आएंगे, क्योंकि कांग्रेस से टूट कर गए। तो कांग्रेस को राजनीतिक तौर पर फायदा होगा, बीजेपी को चुनावी फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी ने ये जो कुछ हुआ है पूरा, ये न समझे कि महाराष्ट्र के इशारे पर हुआ। निश्चित तौर पे सब कुछ दिल्ली के इशारे पर हुआ, दिल्ली के हाईकमान के इशारे पर हुआ। पिछली बार भी सत्ता परिवर्तन दिल्ली के इशारे पर हुआ था, इस बार भी इसलिए हुआ क्योंकि महाराष्ट्र देश में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर का राज्य है। 48 सीटें महाराष्ट्र में हैं, 42 सीटें शिवसेना और बीजेपी गठबंधन ने जीते थी। इस बार बीजेपी का लक्ष्य फिर से है कि 42 से बल्कि बढ़कर 45 तक जाया जाए। तो जाहिर तौर पर जो कुछ हो रहा है वो लोकसभा चुनाव को लेकर